आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक के बारे में। ठीक है, देखिए यौगिक का निर्माण कैसे होता है, किन किन तत्वों से हमारा यौगिक मिलकर बना होता है, कितने अनुपात में हम यौगिक को मिलाते हैं, और जब हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कैसे हमारे यौगिक भाग लेते हैं, इन सभी चीजों को सीखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जब तक मेरे भाई हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग जानेंगे कैसे रसायन विज्ञान को। इसलिए इस कंसेप्ट को मेरे भाई एकदम ध्यान से सीखना। वीडियो पूरा ही नॉलेजेबल होने वाली है, आपको ढेर सारी चीज यहाँ पे सिखा के जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सीखेंगे पूरी तरीके से यौगिक के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, और यौगिक कैसे बनते हैं इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपने एक परिभाषा जरूर सुना होगा मेरे भाई कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा मेरे भाई कि जिन तत्वों से यौगिक हमारा बना होता है उन तत्वों का गुण हमारे यौगिक में मौजूद नहीं होता है। इसका सीधा साधा जीता जागता कंसेप्ट है मेरे भाई, जल। ठीक है, बना होता है। आप मेरे बातों को ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है मेरे भाई। इससे पहले हमने 7 लेक्चर को कंप्लीट किया है, जिसमें हम सभी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश की है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, जब दो या दो से अधिक तत्व, ये लाइन मेरे भाई आप लोग नोट करिएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व, दो भी तत्व हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी तत्व हो सकते हैं, एक निश्चित अनुपात में, ये नोट में करिएगा 2 पॉइंट को, दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए और एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। यदि हम इनको मिला दे तो क्या निर्माण होता है मेरे भाई, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में मेरे भाई ध्यान से सीखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मेरे भाई आप लोग सीखिएगा कि जल का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, देखो मेरे भाई जल हमारा क्या है, एक यौगिक है। यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो से अधिक भी हो सकते हैं तो भी वो यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि जल का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोलोगे भैया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो भैया क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये हमको पता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि एक निश्चित अनुपात में मिलाना चाहिए। एक निश्चित अनुपात में जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा यौगिक का निर्माण नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का है कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। इसको हम मिलाएंगे 2:1 में, जब हम मिलाते हैं तब हमारे पास जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु को जब आपस में मिलाते हैं तब हमारे पास जल का निर्माण होता है। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हमारा यौगिक का निर्माण होता है उसमें उस तत्व का गुण मौजूद नहीं होता है। अब बोलोगे भैया कैसे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। क्या पानी में ऑक्सीजन होता है? पानी में ऐसे डूब के मेरे भाई सांस लोगे तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हमारे वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन है। क्या पानी में आप तैर के और सांस लोगे और कहोगे कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी यौगिक का निर्माण होगा इस आगे वाले तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं होगा, इस आगे वाले तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं होगा। ये कंसेप्ट मेरे भाई आप लोग ध्यान देकर दीजिएगा। एक और एग्जांपल से सीखिए मेरे भाई, आप लोग पहले सीखिए। छोटी छोटी चीजों को यदि हम सीख लेंगे तो मेरे भाई आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर पाओगे अपने सब्जेक्ट में। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे भाई मैं बात करता हूं आपसे चीनी का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, C11 H22 O11, C11 H22 O11। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि चीनी का निर्माण कैसे हुआ है, तो मेरे भाई चीनी का निर्माण हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, चीनी बन गया, C11 H22 O11। अरे यस या नो बोलो तो मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया बन गया। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि कितने अनुपात में मिला गया है, देखो काट दो, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, 11 एकम 11। ठीक है, कितने अनुपात में मिला है, 1:2:1 में। ठीक है, 1:2:1 में। यानी मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 एक निश्चित मात्रा में यदि मिला दिया जाए तो हमारे पास चीनी का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यौगिक उन्हें कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वहां पे यौगिक का निर्माण होता है। जब भी यौगिक का निर्माण होता है उसमें उसके पहले तत्व का गुण उसमें मौजूद नहीं होता है। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चीनी में मेरे भाई ऑक्सीजन खोजोगे मिलेगा,
चीनी में हाइड्रोजन खोजोगे मिलेगा, चीनी में कार्बन खोजोगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके गुण इसमें मौजूद नहीं होते, ये यौगिक में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली पॉइंट मेरे भाई ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं मेरे भाई कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं वो अच्छी चीज आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को सीखिए कि क्या चीज है। जैसे देखिए, हमारे पास एक बीकर है, एक कोई टब जैसा, एक बाल्टी जैसा मान लेते, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा पानी क्या है, यौगिक है। पानी को या जल को मेरे भाई बात एक ही है। इसके सबसे छोटे कण को यदि मैं निकाल दूं, इस पानी का जो सबसे छोटा कण है ना, एकदम सबसे छोटा कण, उसको यदि मैं निकाल दूं ना, तो इस वाले कण को मेरे भाई हम लोग कहते हैं अणु कहते हैं। ठीक है, मतलब यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम लोग अणु कहते हैं। अच्छा क्लियर मेरे भाई? अगर मेरे पास मेरे भाई ये लोहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोहा है, और लोहा एक क्या है, तत्व है। इस लोहा का एक सबसे छोटा कण यदि मैं निकाल दूं, तो इसको मेरे भाई हम लोग कहेंगे परमाणु कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे, जिसे हम लोग एटम कहते हैं, और अणु को हम लोग मेरे भाई मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दो चीज मेरे भाई ध्यान देना, किसी भी यौगिक का जो सबसे छोटा कण होगा, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, यौगिक के छोटे कण को हम मेरे भाई अणु कहते हैं, किसी तत्व के छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी तत्व हो सकता है, 118 तत्व हैं, उनके सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सबसे छोटे कण को हम लोग अणु कहते हैं। ये कंसेप्ट मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जल के बारे में कुछ विशेष पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जल मेरे भाई क्या चीज है। ठीक है, आइए अगले कंसेप्ट में मेरे भाई मेरे साथ आप लोग लिखिएगा। ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं 3-4 फैक्ट आपको लिखवा देता हूं, जो आपको इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, लिखिए मेरे भाई, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि मैं आपसे पूछूं कि जल में तत्वों की संख्या, लिखिए, जल में तत्वों की संख्या यदि आपसे कोई पूछे तो कितने जल में तत्वों की संख्या होगी? 2 तत्व है। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि मैं आपसे पूछूं परमाणु का अनुपात, ठीक है, जल में परमाणु का अनुपात क्या है? तो मेरे भाई हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, अरे कुछ नहीं तो मेरे भाई 1 परमाणु, तो 2 अनुपात 1 कहेंगे। ठीक है, 2 अनुपात 1 कहेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो जल का निर्माण करेंगे। तो परमाणु का यदि अनुपात आपसे पूछे तो 2 अनुपात 1 होगा। कितना होगा मेरे भाई? ये 2 अनुपात 1 होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि परमाणु भार का अनुपात, परमाणु भार का अनुपात, ठीक है, परमाणु भार का अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा चीज है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु भार का अनुपात क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई? 16 होता है। काट दो मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कितना अनुपात हो गया मेरे भाई? 1 अनुपात 8। तो यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु का अनुपात क्या है? 2 अनुपात 1। परमाणु भार का अनुपात है 1 अनुपात 8। यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, टोटल परमाणु की संख्या, तो मेरे भाई 2 ये हो गया, 1 यहां पे है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये चीज मेरे भाई ध्यान से सीखिए कि यदि आपके पास कोई भी इस दुनिया का यौगिक है, आप इतने मानों को मेरे भाई आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कोई फलाना यौगिक है, आप कहोगे फलाना एक यौगिक है, फलाना में तत्वों की संख्या 2 है, फलाना का अनुपात इतना है, फलाना का अनुपात 1 अनुपात 8 है, फलाना परमाणु भार का, फलाना परमाणु की कुल टोटल संख्या कितनी है? 2 1 3 है। ठीक है, आपको बस समझना है मेरे भाई कि इतना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप इसे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी यौगिक का अणु भार क्या होगा? अणु भार क्या होगा? तो अणु भार के लिए मेरे भाई क्या करा जाता है? कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितना परमाणु भार होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? प्लस कर दो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 1 है। मेरे भाई फिर से ध्यान से देखो, ऐसे इसको करो फिर से एक बार। ठीक है, एक बार और इसे समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। प्लस करोगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। ऐसे कर दो, इनको जोड़ दो, तो मेरे भाई 2 एकम 2, 16 एकम 16, 2 में 16 जोड़ दोगे तो मेरे भाई याद रखना, जो इसका परमाणु भार होता है, वो अणु भार होता है, वो कितना होता है? जल का 18 होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना।
तो इस तरीके से मेरे भाई आपके कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आप यौगिक में 6 चीजों को आप आराम से समझ जाओगे। और ये मेरे भाई एक फैक्ट है, ये मैं आपको तरीका बताया हूं, ये मैं आपको परिभाषा बताया हूं यौगिक के बारे में। तो बात समझ में आ रही है मेरे भाई। अब देखिए यौगिक को कितने प्रकार में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया। तो आप बोलोगे भैया कि जो हम लोग अपने विज्ञान को पढ़ते हैं उसमें यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से बारे में, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले इसे नोट करिए, फिर हम सीखते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ये मैं क्या लिख रहा हूं मेरे भाई, जल लिख रहा हूं। जल को हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस जल का क्वथनांक क्या है, ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर पानी खौल जाए। क्या कहोगे मेरे भाई, वह ताप, ऐसे आप लोग लिखिए, वह ताप जिस पर पानी खौल जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। कोई भी यौगिक का हो सकता है। देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है मेरे भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलाओगे तो वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, वो उबलने लगेगा, वो खौल जाएगा। या तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो, या तो आप इसे 373 केल्विन कह सकते हो, या तो इसे 80 डिग्री आर कह सकते हो, रेडान कह सकते हो, या तो मेरे भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हो। इन चारों का मतलब एक ही होता है, इन चारों का मतलब एक ही होता है, सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यदि मैं बात करूं कि हिमांक, फ्रीजिंग, बर्फ किस ताप पर, पानी किस ताप पर बर्फ बन जाता है, इसको कहते हैं हिमांक, ठीक है। तो बर्फ का हिमांक यदि आपसे कोई पूछे तो मेरे भाई ये बताना कि यदि मैं पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दूं तो ये पानी हमारा क्या बन जाएगा, पानी हमारा बर्फ बन जाएगा, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो 273 केल्विन पे इस पानी को रख दोगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। या इसे 0 डिग्री आर पे इसको रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा, या इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रख दोगे तो भी ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ये पानी का क्या है मेरे भाई, हिमांक है। तो ऊपर वाला मेरे भाई क्वथनांक है, नीचे वाला हिमांक है, ठीक है। इतना आप लोग सीख लिए। अगला चीज आप लोग सीखिए। देखिए हम लोग जब अपने रसायन विज्ञान की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे ढेर सारे यौगिकों के हम नाम सुनते हैं, नाम तो सुनते हैं लेकिन नाम याद नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कुछ विशेष यौगिक आपको लिखवाता हूं जो आपके हर एक बुक में, हर एक किताब में आपको देखने को जरूर मिलेगा, और ये यहाँ से बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया बनती। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आप लोग लिखिए, यौगिक के उदाहरण, यौगिक के उदाहरण, ठीक है। यौगिक के उदाहरण, कुछ विशेष यौगिक को मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, H2O, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, बोलोगे भैया बहुत आसान है, इसको हम जल कहते हैं। एक NaCl है, इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, और यही तीनों तो हमको याद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के अलावा यदि मुझे कोई याद है तो कोई बता के दिखाओ मेरे भाई। यही तीन हम लोग को ज्यादातर याद होते हैं, इसलिए तीनों को सबसे आगे लिखा हूं। अब देखिए जो नीचे आपको मैं लिखवाता हूं इसके बारे में ध्यान से सीखिए, ठीक है। C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और यहीं पे आप लोग लिखिए C6H12, ठीक है। यहीं पे आप लोग लिखिए C11H22O11, इसको हम लोग कहते हैं चीनी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं, ठीक है। KMNO4, इसको कहते हैं लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा कहते हैं, ठीक है। एक और चीज लिखिए CH4, इसे हम कहते हैं मेथेन। बहुत बार रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ठीक है। देखिए CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं मेरे भाई, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। एक आप लोग लिखिए CaOH
टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, या कहीं कहीं आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा लाइम वाटर। क्या देखने को मिलेगा? लाइम वाटर। ठीक है, एक और देखिए मेरे भाई, CaCO3, इसे हम कहते हैं संगमरमर, इसे कहते हैं संगमरमर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? संगमरमर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे कहते हैं बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण। कास्टिक पोटास, ठीक है, बिरंजक चूर्ण कहते हैं। एक रसायन विज्ञान में सबसे बड़ा यदि किसी का फार्मूला होता है तो वो मेरे भाई यदि ज्यादातर याद आप लोग कर सकते हो तो वो है फिटकरी का। क्या होता है? K2SO4 का थ्रायस 24H2O, इसे हम क्या कहते हैं? पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम, या मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं फिटकरी। ठीक है, फिटकरी। कहीं दर्द होता है तो यहाँ पर हम फिटकरी का उपयोग करते हैं। ये हमारा हो गया फिटकरी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? फिटकरी हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बिरंजक चूर्ण हो गया। ये क्या हो गया? संगमरमर, ये बूझा हुआ चूना, ये सूखा चूना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक है हमारे पास जिप्सम, CuSO4। जिप्सम का उपयोग सीमेंट जैसे जल्दी पक जाता है, ठीक है, वहां पे करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। जिप्सम का CuSO4 × 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। क्यों लिखवा रहा हूं मेरे भाई? क्योंकि यहां से ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिप्सम। ठीक है, देखिए जिप्सम हो गया। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारी हड्डियां, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या है? CuSO4 × 1/2H2O। इसी जिप्सम को गर्म कर दोगे मेरे भाई, इसमें यदि 1.5 हाइड्रोजन को यदि आप निकाल दोगे तो वहां पे मेरे भाई, यहाँ पे किसका निर्माण होता है मेरे भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो CuSO4 × 1/2H2O, ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे। दो और चीज लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया, दो और चीज लिख लीजिए जिसमें आपको समझ में आए। जैसे देखिए ध्यान से, NaHCO3, इसको कहते हैं खाइनवा सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, एक और लिख लीजिए मेरे भाई, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O, इसको कहते हैं धोने का सोडा। क्या कहते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, बहुत सारे टीसी हैं, ये आपको मैं मेन लिखवाया हूं जो आपको एक्चुअली मेरे भाई कहीं भी किसी भी यौगिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नीला थोथा, लाल दवा, ठीक है, सोरा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक? तो ऐसे मेरे भाई आप क्या कर सकते हो? किसी भी यौगिक को आप लिख सकते हो, किसी भी तत्व को आप ऐसे लिख सकते हो। किसी भी ये हर एक तत्व से मिलकर ये बने होते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, किसी न किसी अनुपात में ये मिले होंगे, तो ये हमारे कुछ बेहतरीन यौगिक है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मेरे भाई कुछ यौगिकों के विशेष गुण के बारे में आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से और भी अधिक जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए देखिए मेरे भाई, यदि मैं आपसे पूछूं कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यौगिक को मेरे भाई हम लोग दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, अपने अध्ययन के अनुसार, किसी बुक में नहीं लिखा गया कि ये दो भाग में बटे हुए, लेकिन हम अपने अध्ययन के अनुसार इसे दो भागों में पढ़ते हैं। एक मेरे भाई हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है, लिखना आप लोग, और एक हम लोग पढ़ते हैं अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। दोनों का मतलब मेरे भाई समझिए, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे मेरे भाई, जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक। मीनिंग गलत है, देख लीजिएगा। जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जिसमें कार्बन के गुण पाए जाते हैं, कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जिसमें कार्बन के तत्व नहीं पाए जाते उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। कार्बनिक यौगिक के एग्जांपल में ध्यान से सीखिएगा। जैसे CH4, तो इसमें कार्बन है, इसको हम क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। C2H5OH, एथिल अल्कोहल, इसमें कार्बन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अरे यस या नो मेरे भाई, बोलो। CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कार्बन है कि नहीं है? बोलोगे हाँ भैया, बिल्कुल कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज वाला ले लो मेरे भाई,
C6H12O6, इसमें कार्बन है कि नहीं है? तो जिसमें कार्बन होता है मेरे भाई ATC इत्यादि लिख दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक किताब ही है। तो मेरे भाई बहुत सारे कार्बन के यौगिक होते हैं। तो कहने का मतलब जिसमें कार्बन के यौगिक होते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन के यौगिक नहीं होते उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहीं से हम कुछ उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कार्बन है नहीं है। यहीं पे मैं उठा लेता हूँ सोडियम क्लोराइड नमक, यहाँ पे कार्बन है नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए मेरे भाई जो आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं ये अकार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है। और इसके अनुसार हम रसायन विज्ञान को दो भागों में पढ़ते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बताइए मेरे भाई कि आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई? क्या आप इससे पहले इतने सारे चीज जानते थे? क्या इससे पहले आप इतनी सारे चीज नहीं जानते थे? ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा सहयोग देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये जो वर्षा होती है, ये वर्षा में कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। दवाओं में कौन सा अम्ल होता है ये सब सीखेंगे। तो कई सारे फैक्ट मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, आप मेरे संग लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए इसे लिख लीजिए, आप लोग लिखिएगा। सबसे पहला यौगिक मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं HCl, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भाई जब हम लोग भोजन खाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब हमारे पेट में जो प्रोटीन का निर्माण होता है इसी अम्ल के द्वारा होता है। इस अम्ल का pH मान 2.2 होता है। इसका उपयोग मेरे भाई हम लोग कहाँ करते हैं? रेशों को काटने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट मेरे भाई आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं मेरे भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, इसे म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये काम क्या करता है मेरे भाई? इसका यूज क्या होता है ये भी ध्यान से सीखिए। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? अमाशय में, अमाशय मतलब पेट में, ठीक है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए मेरे भाई, यह रेशे, रेशे, रेशा आप देखें ना, रेशा धागा होता है, रेशों को काटने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए अगला तो आप लोग देखिए, अगला यौगिक आप देखिए H2SO4। आपने नाम सुना होगा कि भैया हाँ, इसे हम तो अम्ल कहते हैं, इसे हम तेजाब कहते हैं, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बनता है, ठीक है। तो इसे भी मेरे भाई लिखिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल? क्योंकि ये अम्लों का राजा है, ठीक है, अम्लों का राजा है, ठीक है। इसे ही मेरे भाई हम लोग तेजाब कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं, ठीक है। तेजाब बहुत खतरनाक होता है, तेजाब कहते हैं, ठीक है। क्यों तेजाब खतरनाक होता है? क्योंकि तेजाब दो तरीके से पाए जाते हैं, एक सांद्र, एक 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 कॉन्सेंट्रेट, एक डाइल्यूट। तो सांद्र का मतलब होता है मेरे भाई ना कि आप यहाँ पे तेजाब गिराओगे, तेजाब यहां से निकल जाएगा, पूरा छेद कर देगा आपका, इतना तेजाब गाढ़ा होता है, इतना ज्वलनशील इतना होता है मेरे भाई। और उसके बाद यदि मेरे भाई, यदि मैं बात करूं कि यदि मैं डाइल्यूट की बात करूं तो जो बैटरी का पानी होता है ना उसमें तेजाब डाली जाती है, इस बैटरी में भी तेजाब डाली जाती है। तो मेरे भाई वो क्या होता है? तो वो डाइल्यूट होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? डाइल्यूट होता है। जो सबसे गाढ़ा वाला होता है वो असली तेजाब होता है, ठीक है। उसे शीशा में रखा जाता है, तो इसे ही तेजाब कहते हैं, ठीक है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। इंग्लिश में से यदि आपसे कोई पूछे तो ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। इसे यदि हिंदी में बात किया जाए तो थोथे का तेल कहते हैं, थोथे का तेल कहते हैं, ठीक है। अगला चीज देखिए मेरे भाई, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग मेरे भाई जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना
उसमें इसका उपयोग करते हैं, तेजाब का। तो लिखना मेरे भाई इन्वर्टर की बैटरी, या इसका पूरा नाम लिख लो, सीसा संचायक बैटरी, सीसा संचायक बैटरी, ठीक है, सीसा संचायक बैटरी, या इसे कहते हैं मेरे भाई, सीसा संचायक बैटरी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, या आप ऐसे लिख लो ना मेरे भाई, इन्वर्टर की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में इन्वर्टर की बैटरी में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। अगला चीज देखिए, नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। जब नाइट्रिक अम्ल का होता कहाँ है, जब अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे पानी बरसते हैं, जो पहली बादल के पानी बरसते हैं, तो यहाँ से कुछ धुआं उड़ते हैं, यहाँ से कभी कभी विषैली चीज गैसें उड़ती हैं, तो ये जाकर वायुमंडल में जो बादल होती है वहां पे चिपक जाती है। फिर उसके बाद जब बरसात होती है तो वही अम्ल बरसते हैं, तो इसलिए जो पहली बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। देखिए अम्लीय वर्षा का उपयोग हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अगला यौगिक आप लोग लिखिए HNO3, ठीक है, HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल ये कैसा होता है, विस्फोटक होता है। ये देखो नाइट्रिक, H को कहते हैं अम्ल, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ये कैसा होता है, विस्फोटक होता है, विस्फोटक होता है। कैसा होता है मेरे भाई, विस्फोटक होता है। अब इसी में मेरे भाई देखिए, नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है, अम्लीय वर्षा में। कहां पे यूज किया जाता है मेरे भाई, अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा में, या इसी को कहते हैं एसिड रेन। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, एसिड रेन कहते हैं। तो ध्यान से सीखिएगा कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक टू व्हीलर है, क्या है, टू व्हीलर है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फैक्ट्री, ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्री, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्री। अब यहां से भी कुछ धुआं निकल रहा है, ठीक है, और यहां से भी कुछ धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये सारे धुआं जाके कहां जाके बस जाएंगे, ये सारे धुआं जाके ऊपर बादल में बस जाएंगे, क्लाउड में। क्लाउड का मतलब बादल। अब ये सारे धुआं कहां जाएंगे, बादल में। धुआं में क्या होता है, धुआं में होता है मेरे भाई NO2 और SO2। यहां भी धुआं में क्या होगा, NO2 और SO2। अब ये कहां मिल गया, बादल, और बादल में क्या होता है, पानी। बादल में क्या होता है, पानी। अब ये जाकर आपस में यहां पे मिल जाए, तो यहां पे मिलने के बाद जो वर्षा होगी, अब ये बादल क्या होगा, ऐसे बरसेगा, बादल क्या होगा, बरसेगा। अब बरसने के बाद ये हमारे पास हो गया, मान लेते हैं ताजमहल। ये क्या हो गया, ताजमहल। अब ये ताजमहल पे बरसेगा तो इस पे कौन सा वर्षा होती है, ठीक है। देखिए NO2 जब पानी के संग मिलेगा, NO2 जब पानी के संग मिलेगा H2O के संग, तो ये बन जाएगा HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। ये SO2 जब पानी से मिला, अरे मेरा मिला के देखो, N एक है, N एक है, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। यहां पे H हो गया, तो इससे मिलकर क्या बन गया, HNO3। अब SO2 से जब जल को मिला देंगे, जब हम लोग जल को मिला देंगे, H2O को मिला देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा H2SO4। इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग से मेरे भाई क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसलिए मेरे भाई आप लोग देखोगे कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल के आसपास के एरिया में बैटरी वाली गाड़ियां चलती है। वहां पे यदि कोई पेट्रोल की गाड़ी हो गई, कोई डीजल की गाड़ी हो गई, तो वहां पे जैसे ही आदमी जाता है उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, तो इसके कारण मेरे भाई क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है। किसके कारण, HNO3 प्लस H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के मेल से मेरे भाई कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। इसीलिए ताजमहल का रंग कैसा हो गया है, पीला हो गया है पहले के अपेक्षा में। पहले व्हाइट था, अब क्या हो गया, हल्का पीला हो गया। उसको बचाने के लिए आसपास के एरिया में ऐसा कर दिया गया है कि कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी फैक्ट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया यहां तक। अगले मेरे भाई यौगिक के बारे में ध्यान से सीखिए, देखिए ध्यान से।
MgOH2। ठीक है, देखिए कभी कभी हमारे पेट में दर्द होता है तो कहते हैं भैया एसिडिटी हो गया। एसिडिटी हो गया मतलब उसको हम दूर करने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम इनो खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो अपनी एसिडिटी को कम करने के लिए, अपने पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पेट में अम्ल है, हम लेके आते हैं क्षार। अरे OH का मतलब क्या हो गया? क्षार। और क्षार लाते हैं जो हमारी अम्ल को कम कर देता है, इससे हमारा पेट दर्द कम हो जाता है। तो इसे मेरे भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशिया कहते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला चीज मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पेट की अम्लता को दूर करने में। पेट की अम्लता, अम्लता का मतलब हो गया एसिडिटी, आपने नाम सुना होगा एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अगला चीज देखिए, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एंटा एसिड कहते हैं, इसको हम लोग एंटा एसिड कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला चीज मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मेरे भाई याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या करते हैं? पहले इसको लिख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। ठीक है, बूझा हुआ चूना, चूने का पानी, चूने का पानी, या इसे लाइम वाटर कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? सीमेंट में। कहाँ करते हैं? सीमेंट में। और कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टर में। जब हम लोग दीवार को प्लास्टर करते हैं वहां पे इसका उपयोग करते हैं। अरे चूना जो ऐसे प्लास्टर करते हैं ना, घर पे पोताई के लिए चूना का उपयोग करते हैं, प्लास्टरिंग में चूना का उपयोग करते हैं, जो भी प्लास्टर हो रहा है ऊपर। ठीक है, सीमेंट में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई हम किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे बूझा हुआ चूना कहते हैं, इसे चूने का पानी कहते हैं, इसे हम लाइम वाटर कहते हैं। इतने सारे चीजों से हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। हाँ, एक और लिख दीजिए, खेत में कीटाणुनाशक के रूप में, खेत में कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई, अगला हमारा पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों में अंतर है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। ठीक है, इसको कहते हैं क्विक लाइम, इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम। देखो कभी आपने देखे हैं, क्योंकि जो घर में पेंट होने वाला चूना होता है, जब हमारे घर से मम्मी पापा लेके आते हैं, जैसे ही बाल्टी में रखते हैं तो वो चूना खौलने लगता है। अरे बोलो यस या नो? बोलोगे हाँ भैया, खौलने लगता है। जब वो चूना खौलने लगता है तो उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। गर्मी, हाथ डालोगे जल जाएगा, इतना गर्म होता है। तो कभी खड़िया चूना कोई मम्मी पापा लेके आते हैं, उसे जब डालते हैं तो देखना उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो एक चीज ध्यान से देखना, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पानी में डालने पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। इसको पानी में डालने पर अत्यधिक गर्म उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला चीज देखो मेरे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो इसको हम लोग दूधिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधिया कहते हैं।
यही हमारा क्या है, संगमरमर है। संगमरमर आप देखिए ना, यही हमारा क्या है, संगमरमर है। ये पूरा व्हाइट होता है, क्या होता है, पूरा व्हाइट होता है। अंडे का जो छिलका होता है, अंडे का छिलका जो होता है वो इसी का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का छिलका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। एक और चीज मेरे भाई लिख लीजिए, दो और मैं आपको लिखवा देता हूं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और Na2CO3 इंटू 10H2O, खाने का सोडा और धोने का सोडा। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। इसको हम कहते हैं खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसकी ट्रिक याद रखने की क्या है, ट्रिक, बाई, बाई मतलब जो घर में काम करती है, बाई खाना लगा दो, खाना लगा दो। तो बाई का मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना का मतलब हो गया खाने का सोडा। ठीक है, देखिए Na2CO3 इंटू 10H2, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं धोने का सोडा। इसे क्या कहते हैं, धोने का सोडा। अब बताओ यहाँ पे पानी ज्यादा लगेगा कि यहाँ पे पानी ज्यादा लगेगा, अरे कपड़ा धो रहे हैं तो पानी ज्यादा लगेगा, इसलिए जहां 10H2O आ जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई, धोने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है, मैं आपको PDF दे दूंगा, एक एक यौगिक के मेरे भाई मैंने यहाँ पे फैक्ट निकाले हुए हैं। ठीक है, आपको PDF दे दूंगा, वहां से आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप बताइए मेरे भाई कैसा आपको ये वीडियो लगा, कैसी आपको ये जानकारी लगी, मुझे जो जरूर बताना कमेंट में एक दिल भेज के। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।